अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फायजा सिदोज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे कि बहुत सारी खबरें सुनाई दे रही हैं, बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही हैं और हर दिन ये बात सुनने में आ रही है कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा है। पाकिस्तान बहुत जल्द ऐसा मुल्क बन जाएगा जिसको डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से लाहक भी हो जाएगा और पाकिस्तान उस लिस्ट में जा सकता है। आज हम आपके सामने रखेंगे डिफ़ॉल्ट का ख़तरा क्या चीज़ है, क्या ऐसी चीज़ है जिससे हमें डराया जाता है या हमें बताया जाता है। और जब यह सुनते हैं तो हर पाकिस्तानी दुखी भी होता है, परेशान भी होता है, उसको फिक्र लाहक होती है कि उसको ये फिक्र लाहक होती है कि कहीं जो है वो डिफ़ॉल्ट ना हो जाए पाकिस्तान। आजकल पाकिस्तान में हर तरफ कर्जों के डिफ़ॉल्ट के खतरे पर गुफ्तगू हो रही है। जिस डिफ़ॉल्ट की बात हो रही है वो कोई आम डिफ़ॉल्ट नहीं है। कानूनी जबान में उसे सॉवरेन डिफ़ॉल्ट कहा जाता है। ये सॉवरेन डिफ़ॉल्ट क्या है आपके सामने हम रखेंगे। ये सॉवरेन यानी खुद मुख्तार डिफ़ॉल्ट क्या है। सादा अल्फाज में एक खुद मुख्तार मुल्क की जानिब से वाजिबुल अदा कर्ज की अदायगी में नाकामी या इस अदायगी से इनकार का जो है उसको हम कहते हैं सॉवरेन डिफ़ॉल्ट। इस अदायगी में नाकामी की दो शक्लें हैं, ठीक है। और एक अलानिया शक्ल होती है, यानी ऐलान किया जाता है, पहले से बताया जाता है। इस अदायगी में नाकामी की दो शक्लें होती हैं। एक अलानिया शक्ल होती है, इस शक्ल में हुकूमत वाजिबुल अदा कर्जों की अदायगी में नाकामी का बाकायदा हुकूमत की तरफ से जो है वो ऐलान किया जाता है, ऐलान कर सकती है कि वो अपने सारे कर्जों या कुछ वाजिबुल अदा कर्जों की अदायगी नहीं करेगी, ठीक है। डिफ़ॉल्ट की दूसरी शक्ल गैर अलानिया होती है और जिसमें हुकूमत अदम अदायगी का बाकायदा ऐलान तो नहीं करती मगर अमली तौर पर वो वाजिबुल अदा कर्ज या कर्जे अदा करने में नाकाम रहती है। और डिफ़ॉल्ट की एक तीसरी शक्ल भी होती है और जिसमें कर्ज की अदायगी से रस्मी इनकार नहीं किया जाता, ना अदायगी में नाकामी का एतराफ किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे तरीके इख्तियार किए जाते हैं जिनकी वजह से वो ममालिक बाज़ औक़ात अपने कर्जों के हकीकी बोझ से बच जाते हैं। ये आम मानों में डिफ़ॉल्ट नहीं है क्योंकि कर्ज का एहतराम किया जाता है मगर कम हकीकी कदर की करेंसी के साथ अदायगी की जाती है। इस मकसद के लिए हुकूमतें बाज़ औक़ात अपने करेंसी की कदर में कमी करती हैं या फिर वो मजीद रकम छाप कर अपनी करेंसियों की कीमती धातुओं या मुकर्ररा शरों के पर गैर मुल्की करेंसी में तब्दील को खत्म करके या तब्दील करके ऐसा कर सकती हैं। डिफ़ॉल्ट की इन सब शक्लों को बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रैंकिंग एजेंसियां अपने रिकॉर्ड में दिखाती हैं जिससे किसी मुल्क के अच्छे या खराब क्रेडिट का तयन होता है। इन एजेंसियों को इन रिपोर्ट से इस मुल्क के मुस्तकबिल में मजीद कर्ज लेने की सलाहियत का इजहार होता है। जिन मुल्कों या इदारों ने कर्ज दिया होता है या बॉन्ड्स खरीदे होते हैं, अगर इनको ये शक हो कि हुकूमत अपना कर्ज वापस करने में नाकाम हो सकती है तो वो डिफ़ॉल्ट के खतरे के पेश नज़र बुलंद शरह सूद का मुतालबा कर सकते हैं। ये एक कर्जदार मुल्क के लिए खतरनाक सूरत हाल होती है। सूद की शरह में ड्रामाई इजाफा जिसका सामना किसी हुकूमत को इस खौफ से करना पड़ता है कि वो अपने कर्ज को अदा करने में नाकाम हो जाएगी और उसे खुद मुख्तार कर्जों का बहरान कहा जाता है। चूंकि खुद मुख्तार हुकूमत अपने मामलात को कंट्रोल करती है इसलिए बज़ाहिर इसे कर्ज देने वाला मुल्क अपने कर्ज की अदायगी पर मजबूर नहीं कर सकता मगर माजी में ऐसा किया जाता रहा है। कर्ज की वापसी में नाकामी पर एक बड़ी कर्ज दहिंदा कौम अपने कर्ज की वसूली के लिए किसी हद तक भी जा सकती थी। मकरूज मुल्क के असासों को जब्त करने के लिए मकरूज कौम के खिलाफ जंग छेड़ी जा सकती थी। मिसाल के तौर पर 1882 में बरतानिया ने कर्ज अदा करने में नाकामी पर मिस्र पर हमला कर दिया था। दूसरी मिसालें 1890 की दहाई के वस्त में वेनेजुएला में रियासत हाय मुत्तहदा अरब अमारात और रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका की गन बोल्ट डिप्लोमेसी और 1915 में हैटी पर अमेरिका का कब्जा है। लेकिन आजकल सूरत हाल मुख्तलिफ है क्योंकि अक़वाम मुत्तहदा ने अपने चार्टर के आर्टिकल 4(2) के तहत रियासतों की तरफ से अपने कर्ज की वसूली के लिए ताकत के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। इसलिए आजकल कर्ज की वसूली के लिए ताकत के इस्तेमाल से के बजाय दीगर पुरअमन मगर इंतहाई सख्त ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं। आज एक ऐसी हुकूमत जो डिफ़ॉल्ट करती है इसको मजीद आलमी क्रेडिट के लिए नाअहल करार दिया जा सकता है। इसके कुछ बैरून मुल्क
असासे जब्त किए जा सकते हैं और इसे अपने ही घरेलू बॉन्ड होल्डर्स की तरफ से अपने कर्ज की अदायगी के लिए सियासी दबाव का सामना करना पड़ सकता है, यहाँ तक कि वो हुकूमत इस बहरान का शिकार होकर खत्म हो सकती है। लिहाजा हुकूमतें शाज़ व नादिर ही अपने कर्ज की पूरी कीमत पर डिफॉल्ट करती हैं। इसके बजाय वो अक्सर अपने बॉन्ड होल्डर्स के साथ बातचीत के जरिए अदायगी में मोहलत, ताखीर, कर्ज की तंजीम नो या अपने कर्ज में जुज़वी कमी पर इत्तफाक करते हैं। आजकल एक जदीद रुझान ये भी है कि बहरान की सूरत में रेगुलेटर्स और गैर मुल्की कर्ज दहंदगान किसी मुल्क के कर्ज के वक्त से पहले तंजीम नो कर सकते हैं, जिसे ऑडिटरी डिफॉल्ट या कंट्रोल डिफॉल्ट भी कहा जाता है। ये वो मुकाम होता है जहां IMF सामने आता है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड अक्सर कर्जों की तंजीम नो के लिए कर्ज देता है। कर्ज के बकिया हिस्से की अदायगी के लिए फंड्स की दस्तयाबी के कुछ इक़दाम तजवीज़ करता है। इनमें कर्जों के अंदर बदउनवानी में कमी, कफ़ायतशारी, गैर मुनाफा बख्श पब्लिक सेक्टर सर्विसेज को कम करना, टैक्स में इजाफे जैसे इक़दाम शामिल हैं, या फिर आमदनी में इजाफे की दूसरी शक्लें तजवीज़ करता है, जैसे नाहर या बदउनवान लेकिन मुनाफा बख्श मुआशी शोबों को निजी मलकियत में फरोख्त करने की तजवीज़ वगैरह शामिल हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है, ये हर एतबार से सावरन कर्जों के बहरान की तारीफ पर पूरा उतरती है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान तो तसल्सल से ये बात दोहराते रहे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से दो चार है। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने भी मुख्तलिफ अल्फाज में इस खतरे का इजहार किया है। मौजूदा वज़ीर आज़म ने बारहा डिफॉल्ट की बात की है। इनके ताज़ा तरीन बयान के मुताबिक पाकिस्तान के पास दिवालियापन से पीछे हटने के लिए बहुत कम वक्त रह गया है, लेकिन दूसरी तरफ खुद इनके अपने वज़ीर मुमलिकत बराए फाइनेंस और रेवेन्यू ने पार्लियामेंट में कहा कि मुल्क को डिफॉल्ट होने का कोई खतरा नहीं है। इन्होंने तस्लीम किया कि माजी में हुकूमत को IMF के प्रोग्राम में तातुर की वजह से मल्टीलैटरल और बायलैटरल एजेंसियों और यहाँ तक कि कमर्शियल मार्केट से कर्जे मिल सकते थे, लेकिन IMF के 7वें और 8वें जायजे ने कामयाबी के बाद पाकिस्तान को डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है। ये सूरत हाल हुक्मरान अशराफिया के अंदर इस मसले पर पाए जाने वाले कन्फ्यूजन और ज़्यादा का इजहार है। दूसरी तरफ कर्ज के बहरान से निकलने के लिए हुकूमत IMF की शराइत पर पूरा उतरने के लिए ऐसे इक़दाम पर गौर कर रही है जिनको अवामी मफादात के मुताबिक नहीं समझा जा सकता। इनमें बहुत सारे कौमी असासों की निजकारी शामिल है, जिनमें पाकिस्तान स्टील मिल्स, हाउसिंग बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, हैवी इलेक्ट्रिकल कम्प्लेक्स, टेक्सटाइल, वीमेन बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां और दीगर के इदारे शामिल हैं। डिफॉल्ट के खतरे की बात की तो एक तरफ रखते हैं, इस हकीकत को पेश नजर रखना चाहिए कि कर्जों की बर वक्त अदायगी से माजूरी, कर्जों की तंजीम और अदायगी में ताखीर को अगरचे तकनीकी एतबार से डिफॉल्ट ना भी समझा जाए तो इससे कर्जों का संगीन बहरान मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। शार्ट ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरात में जरूर है और इनमें से एक टाइप तो पाकिस्तान पर जरूर एग्जिस्ट करती है। पाकिस्तान किसी एक टाइप के अंदर जो है वो रिलाई जरूर कर रहा है। हमें सोचने की जरूरत है कि हम इस मुकाम तक कैसे पहुंचे और किसने हमें पहुंचाया है। क्या हम खुद जिम्मेदार हैं? हमारी हुक्मरान अशराफिया इस चीज़ की जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? जो भी जिम्मेदार है उसको कटहरे में लाना चाहिए। क्या हम टैक्स कलेक्शन नहीं कर पाते? क्या एलीट क्लास से हम टैक्स इकट्ठा नहीं करते? क्या पाकिस्तान के जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, क्या उनको छूट हासिल है कि हमारा मुल्क इस नहज तक पहुँचे? या क्या हमारे बड़े सियासतदानों के, हमारे ब्यूरोक्रेट्स के, हमारे जहाँ की अशराफिया के पैसा बाहर पड़ा है कि हम इस स्टेज पर पहुँचे? वजह क्या है? बेरोजगारी है? क्या है? ज़रूर हमें हमसे इस वीडियो में ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सजेस्ट कीजिएगा। अपनी मेज़बान इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।